गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट अपना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ। इसमें आज अपना टॉपिक रहेगा, पिछले वीडियो में मैंने कल बताया था आपको कि यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया परीक्षा के दृष्टिकोण से। समस्त अनुबंध ठहराव हैं, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं। All contracts are agreements, comma, all agreements are not contracts। ये कोटेशन के रूप में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन बनता है? समस्त अनुबंध ठहराव हैं, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं, स्पष्ट कीजिए। इस रूप में आता है। तो सबसे पहले अपन इसमें जवाब देंगे, तो इसकी कुछ पैराग्राफ में व्याख्या करेंगे इस कोटेशन की। उसके बाद में इस क्वेश्चन को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला होगा समस्त अनुबंध ठहराव हैं और दूसरा होगा समस्त ठहराव अनुबंध नहीं हैं। तो अपन शुरू करते हैं। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। यह कथन 100% सत्य माना जाता है। यह कथन अनुबंध तथा ठहराव की प्रकृति में भेद करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। यह कथन अनुबंध तथा ठहराव के क्षेत्र की ओर भी संकेत करता है। इस कथन की व्याख्या करने से पूर्व हम इस कथन को दो भागों में बांट लेते हैं, तो इसकी व्याख्या और अधिक स्पष्ट की जा सकती है। इस कथन के दो भाग हैं। पहला, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। दूसरा भाग होगा समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। तो अपन को पहला स्पष्ट करना है, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हमें ठहराव तथा अनुबंध की परिभाषाओं का अध्ययन करना होगा। सर्वप्रथम हम ठहराव की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 उपधारा ई के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह है जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। यहाँ देखिए, ये ध्यान देने योग्य बात है कि परिभाषा में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि ठहराव के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा किए गए वचनों का रूप स्वरूप कैसा होगा, उनमें वैधता का तत्व होगा या नहीं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी प्रकार के वचनों के आदान प्रदान से पक्षकारों के ठहराव का निर्माण हो सकता है। दूसरी ओर धारा 2H के अनुसार राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव ही अनुबंध कहलाता है। धारा 2E में एग्रीमेंट की परिभाषा दी गई है और धारा 2H में अनुबंध की परिभाषा दी गई है और यह कहा गया है कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव अनुबंध कहलाता है। इस परिभाषा का अगर अपन विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि केवल वही ठहराव अनुबंध होता है जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। यदि किसी ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है तो वह ठहराव सदैव ठहराव ही बना रहता है, अनुबंध कभी नहीं बन सकता है। ठहराव तभी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है जबकि उसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण, जिनका अपन पहले अध्ययन भी कर चुके हैं, विद्यमान हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुबंध होने के लिए किसी भी ठहराव में वैध अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाने आवश्यक है। यदि किसी ठहराव में इनमें से किसी भी लक्षण का अभाव पाया जाता है तो वह ठहराव अनुबंध नहीं बन पाता है। परंतु प्रत्येक अनुबंध में ठहराव के सभी लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं, अतः प्रत्येक अनुबंध ठहराव अवश्य होता है। तो यह बात अपन ने पहले पॉइंट में स्पष्ट कर ली कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं।
अब इस कोटेशन का दूसरा भाग अर्थात दूसरा पॉइंट, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। कथन के इस भाग में यह भी कहा गया है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि केवल वे ही ठहराव अनुबंध बन सकते हैं जिन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। व्यवहार में कई ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते हैं। ऐसे ठहराव निम्न प्रकार के हो सकते हैं कि कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जिन्हें अपन राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। इसमें नंबर 1 पहला ठहराव का प्रकार होगा घरेलू अथवा पारिवारिक ठहराव। यदि किसी घरेलू अथवा पारिवारिक ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना रहा है तो वह ठहराव वैध होगा और अनुबंध कहलाएगा। किंतु यदि किसी पारिवारिक ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वह ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं होगा। उदाहरण के लिए अपन बता सकते हैं, परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शाम का भोजन एक साथ बैठकर करने का ठहराव करना। यह ठहराव ऐसा ठहराव है जिसमें पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। पारिवारिक ठहराव का एक मामला श्रीमती बालफोर बनाम बालफोर का है, जिसमें पक्षकारों के वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य के अभाव में व्यर्थ घोषित किया गया था। दूसरा ठहराव का प्रकार मैत्रीपूर्ण या सामाजिक ठहराव। पारिवारिक ठहरावों की तरह ही सभी सामाजिक ठहराव नहीं होते हैं जिन्हें कभी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। दोबारा समझ लीजिए, पारिवारिक ठहरावों की ही तरह सभी सामाजिक ठहराव ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें कभी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करने का उद्देश्य भी पक्षकारों द्वारा आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है। ऐसे ठहराव वैध होते हैं और अनुबंध बनते हैं, जैसे शादी का ठहराव, संतान गोद लेने का ठहराव अनुबंध बनते हैं। किंतु कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करने का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। ऐसे ठहराव सदैव ही ठहराव बने रहते हैं तथा कभी भी वैध अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें कि ए बी को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर भोज पर आमंत्रित करता है और बी उसे स्वीकार कर लेता है। यहाँ ए और बी के बीच कोई अनुबंध नहीं है, क्योंकि उन दोनों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। यह केवल एक सामान्य ठहराव ही माना जाएगा। अतः दोनों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है और वैध नहीं माना जाएगा। अगला ठहराव का प्रकार है राजनीतिक ठहराव। वे राजनीतिक ठहराव जिनका उद्देश्य सदस्यों में आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, कभी भी वैध अनुबंध का निर्माण नहीं करते हैं। जिन राजनीतिक ठहरावों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, वे ठहराव कभी भी लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी हो जाते हैं। सामान्यतः प्रतिफल के बदले एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मिलना अथवा प्रतिफल के बदले पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का ठहराव व्यर्थ ही नहीं बल्कि लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी होता है। चौथा पॉइंट्स है व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना
नहीं है। व्यापारिक ठहरावों के बारे में सामान्यतः यही धारणा एवं विश्वास है कि ये ठहराव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। इन ठहरावों का उद्देश्य एक दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त करना ही होता है, किंतु यदि ऐसे ठहराव में इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि इस ठहराव को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जाएगा, तो वह ठहराव कभी भी कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। ऐसा ठहराव सदैव ठहराव ही बना रहेगा और अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं कर सकेगा। अगला 5वां पॉइंट है, अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का ठहराव करते हैं तो उस ठहराव को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, अर्थात ये अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। अगला 6वां पॉइंट है, स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव। यदि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट अथवा मिथ्या वर्णन के आधार पर प्राप्त की है तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कही जा सकती है। ऐसी सहमति के आधार पर हुआ ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। तथ्य संबंधी गलती के आधार पर हुआ ठहराव सदैव व्यर्थ होता है। 7वां पॉइंट है, बिना प्रतिफल के ठहराव। बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। इस नियम के कुछ एक अपवाद अवश्य हैं, किंतु सामान्यतः बिना प्रतिफल वाले ठहराव भी ठहराव ही रहते हैं। उन्हें अनुबंधों की तरह राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। 8वां पॉइंट है, अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल के ठहराव। अवैधानिक उद्देश्य प्रतिफल वाले ठहराव भी सदैव ठहराव ही बने रहते हैं। ऐसे ठहराव भी अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। 9वां पॉइंट है, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। अवयस्क अविवाहितों को छोड़कर किसी भी अन्य अविवाहित व्यक्ति अथवा विधुर अथवा विधवा के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। ऐसे ठहराव राजनियम द्वारा कभी भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, अतः अनुबंध नहीं बन सकता है। दोबारा सुन लीजिए इस सेंटेंस को। अवयस्क अविवाहितों को छोड़कर किसी भी अन्य अविवाहित व्यक्ति अथवा विधुर अथवा विधवा के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा कभी भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, अतः अनुबंध नहीं बनता है। 10वां पॉइंट है, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। कुछ अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। वे ठहराव कभी भी वैध अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। 11वां पॉइंट है, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। जिन ठहरावों का अर्थ निश्चित नहीं होता है वे ठहराव सदैव व्यर्थ होते हैं, अतः वे कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। 12वां है, बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव सदैव व्यर्थ होते हैं। ये ठहराव कभी भी वैध अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। 13वां, असंभव घटना पर आधारित ठहराव। असंभव घटना पर आधारित ठहराव भी सदैव ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते हैं। 14वां पॉइंट है, असंभव कार्य करने के ठहराव। असंभव कार्य करने के ठहराव कभी भी अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकते हैं। 15वां पॉइंट है, भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव। भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव कभी भी प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते हैं।
अतः ऐसे ठहराव सदैव ही ठहराव ही बने रहते हैं तथा कभी भी अनुबंध नहीं बनते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी ठहराव तभी प्रवर्तित करवाया जा सकता है जबकि उस ठहराव की सभी महत्वपूर्ण शर्तें पहले ही निश्चित कर ली गई हो। इसी प्रकार जब कोई प्रस्ताव ग्रहीता यह कहता है कि वह प्रस्ताव को लिखित रूप में तैयार हो जाने के उपरांत उसे स्वीकार कर लेगा, तो भी कोई अनुबंध का जन्म नहीं होता है। इस प्रकार ये 15 ऐसे ठहराव के प्रकार हैं माने गए हैं जिनको राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाए जाने के कारण वे ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बनते हैं। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट भी होता है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। केवल वे ही ठहराव अनुबंध बनते हैं जिन ठहरावों में वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं। जिन ठहरावों में वैध अनुबंध के लक्षण नहीं पाए जाते हैं वे ठहराव केवल ठहराव ही रह जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार का क्रम है जिस प्रकार जिस बीज में पूर्ण पौष्टिकता के सर्व गुण होते हैं उसे बोने पर ही पौधा बनता है तथा फल फूल देता है, किंतु जो बीज थोथा है वह कभी भी पौधा नहीं बन सकता है तथा फल फूल नहीं दे सकता है। तो यह कोटेशन आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। कोटेशन क्या है? समस्त अनुबंध ठहराव हैं, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, कॉमा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस कोटेशन के दो भाग अपन ने बनाए हैं। पहला भाग बनाया है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, दूसरा भाग समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के आधार पे अपन ने इसको स्पष्ट किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में माना जाता है। धन्यवाद।